Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach law of chemical combination. केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। देखते हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है क्या? एज यू ऑलरेडी नो दैट कंपाउंड्स रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म प्रोडक्ट। आपस में कंपाउंड रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, बट ऑल द रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट follow some basic law. That law is known as law of chemical combination. कहने का मीन्स ये है कि एलिमेंट कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो भी रिएक्शन होती है डिफरेंट कंपाउंडों के बीच में, ये रिएक्शन कुछ बेसिक लॉ को फॉलो करते हैं। दैट्स लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जिस लॉ को फॉलो करती है वो फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। थर्ड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एंड फिफ्थ, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गौर कीजिए, क्या कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट, सेकेंड, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। थर्ड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और फिफ्थ, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम और गैली-सेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक है ना? फर्स्ट लॉ कह रहा है, हम लोग गौर करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ध्यान दीजिए, इसमें पहले हम लोग अपना जो कि भी एक्सप्रेस करते हैं, क्या कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कह रहा है कि मैटर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट ओनली चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मीन्स मैटर को नहीं क्रिएट कर सकते हैं और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल उसके फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। नहीं हम उसको मैटर को क्रिएट कर सकते हैं और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन्स जो मैटर है वो हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक ना? किसी भी कंडीशन में केवल उसके फॉर्म चेंज होते हैं। कहने का मीन्स ये है कि किसी भी रिएक्शन में द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। कहने का मतलब समझ में आ रहा है? कारण कोई भी रिएक्शन हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो रिएक्टेंट कुछ भी हो और प्रोडक्ट कुछ भी फॉर्म हो, बट टोटल रिएक्टेंट का जो वेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी स्टेट में रिएक्टेंट हो, इसका कुल वेट
प्रोडक्ट में जो भी बनता है उसके टोटल वेट के क्या होता है, इक्वल होता है। नहीं रिएक्टेंट का वेट कम होता है, नहीं प्रोडक्ट का अधिक होता है, न प्रोडक्ट का कम होता है, नहीं सेम रहता है। हाँ, फॉर्म चेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से कैसे। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, चलिए देखते हैं एग्जांपल। जैसे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है ना। ये सॉलिड स्टेट में है, आपके सॉलिड स्टेट में है, इसका वेट है 100 ग्राम। जब हम इसको हीट करेंगे तो ब्रेकअप होता है ये CaO प्लस CO2, तो ये तो सॉलिड बन जाता है और ये बन जाता है गैस, हो गया ना। बट अब ये रिएक्टेंट है, टोटल वेट कितना है 100 ग्राम, तो इसमें भी आप फाइंड करेंगे तो आपका ये 40 और ये 60 कितना हो जाएगा आपका, ऐड कर लीजिए तो 56 और प्लस ये 44, तो ऐड कर देंगे टोटल, तो जो प्रोडक्ट है इसका भी वेट हो जाएगा 100 ग्राम। देख लिया ना, ये रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड स्टेट में है, और हीट किए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ये सॉलिड बन गया, वो गैस बन गया, फॉर्म चेंज हो गया। बट इसका टोटल जितना वेट है उतना ही इसका भी टोटल वेट है। मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूफ हो रहा है कि मैटर को नहीं क्रिएट कर सकते हैं और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केवल क्या किया हम भाई, सॉलिड में था तो इसके कुछ टू पार्ट हो गए, कुछ लिक्विड बना, कुछ सॉलिड बना, नष्ट नहीं हुआ, और दोनों का वेट कितना है, जितना रिएक्टेंट का वेट है उतना ही प्रोडक्ट का वेट हो गया। क्लियर। अब इसी के साथ हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, तो नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट देखते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या मीन्स, कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपाउंड आप किसी भी मेथड से ऑब्टेन कीजिए, कोई भी कंपाउंड आप किसी भी मेथड से ऑब्टेन कीजिए, उस कंपाउंड के फॉर्मेशन में जितने डिफरेंट टाइप के एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं वे एलिमेंट एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही प्रेजेंट रहते हैं। नहीं समझ में आया? करे कोई भी कंपाउंड आप किसी भी मेथड से ऑब्टेन करते हैं, प्योर कंपाउंड है कोई और किसी भी मेथड से आप ऑब्टेन करते हैं, तो उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे जिससे वह कंपाउंड बना होगा प्योर फॉर्म में, इन डिफरेंट एलिमेंट से उन एलिमेंट का जो मास होगा एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही कंबाइन रहता है। वो डिफर मेथड से यदि हम ऑब्टेन करते हैं तो उसका जो डिफरेंट एलिमेंट का मास का जो प्रोपोर्शन है वो डिफर नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल में हम लेते हैं, इसे कार्बन डाइऑक्साइड मैंने ऑब्टेन किया, कोक और ऑक्सीजन को बर्न कर दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन हो गया CO2, या अभी एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिया तो भी कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन हो गया, ठीक है ना। और हमारे पास बहुत सारे मेथड है, जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करा दिए तभी कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होगा। उसके बाद हाँ ये 2-3 जो है कि हाँ सोडियम बाइकार्बोनेट को भी हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होता है। जैसे हम लोग देखते हैं, अभी देख लेते हैं, जैसे C+O2, CO2 मिला, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होगा ना, तो इसमें कार्बन
का वेट और ऑक्सीजन का वेट के अकॉर्डिंग रेशियो कितना है? ये 12:32 है, मतलब वेट के अकॉर्डिंग। और यही कार्बन डाइऑक्साइड यदि हम CaCO3 से ऑब्टेन करते हैं तो इसमें भी वेट के अकॉर्डिंग 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम जो है कि ऑक्सीजन है। क्लियर है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसको भी हीट करती कीजिए, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन हो गया आपका। तो इसमें भी इसका 12 प्लस 32। तो कोई भी प्योर कंपाउंड है, ये किसी भी मेथड से हम ऑब्टेन करते हैं तो उस कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट है वो मास के अकॉर्डिंग फिक्स प्रोपोर्शन में ही प्रेजेंट रहता है। जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मिला ना, इसमें कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम। देखिए ये कार्बन ऑब्टेन किए। अब यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट से हम कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन किए हैं तो इसमें भी प्योर फॉर्म में है तो कार्बन 12 ग्राम और ऑक्सीजन 32 ग्राम। ठीक जस्ट लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट में भी यही है, इसको हीट करके ऑब्टेन किए, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है वो भी जो है कि 12 प्लस 32 रेशियो में है, मतलब वेट के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मीन्स कोई भी कंपाउंड प्योर फॉर्म में आप किसी भी मेथड से ऑब्टेन करते हैं तो उसमें प्रेजेंट जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उसका वेट एक फिक्स प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहता है। फिक्स प्रोपोर्शन में ही वो कंबाइंड ऑलवेज फाइंड इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास के अकॉर्डिंग फिक्स प्रोपोर्शन में रहता है। ये सेकंड लॉ हो गया। अब देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या कहता है ये? कहता ये है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हम लोग ध्यान देते हैं क्या कहता है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो फर्स्ट हमारा हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या कहता है ये? कह रहा है कि व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म मोर देन 2 कंपाउंड, जब 2 एलिमेंट कंबाइन होकर के मोर देन 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उस कंडीशन में एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास में जो कॉम्बिनेशन होता है एक सिंपल रेशियो में होता है। कह रहा है कि व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म मोर देन 2 कंपाउंड, इन दैट कॉम्बिनेशन the mass of one element is fixed and other element combine to that element in a simple whole number ratio। हर एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है, कंबाइन करके मोर देन 2 कंपाउंड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, मतलब कि 1 2 3 4 5 टाइप के कंपाउंड फॉर्म करते हैं। एलिमेंट 2 ही है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 5 टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन का 28, ऑक्सीजन का 16, यहाँ पर 14 16 28 48 ये निकाल दिया गया है। अब इसमें हम रेशियो फाइंड करते हैं वेट का, तो नाइट्रोजन का यदि हम 14 फिक्स करते हैं, फिक्स हो जाएगा। इसे इसका हाफ कर दिए 14, ये 14 है, ये है इसका हाफ। तो ये जो ऑक्सीजन का जो इससे कंबाइंड रेशियो है वो डिफरेंट है। देखिए 8 नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड में, नाइट्रस ऑक्साइड में इसका 14 रेशियो 8, नाइट्रोजन का वही फिक्स है 14, बट इसका कितना हो गया ऑक्सीजन का 16 हो गया। फिर थर्ड वाले में नाइट्रोजन का फिक्स है 14, बस इसका कितना हो गया 24। जस्ट लाइक नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में नाइट्रोजन का 14 है, बस इसका कितना हो गया रेशियो के अकॉर्डिंग 32। मीन्स व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन टू each other and form more than 2 compound, in that combination the mass of one element combined in a fixed ratio but other element combined in a different mass but whole number ratio, इसमें कंबाइंड होगा होल नंबर। इससे 8 2 जा 16, 8 3 जा 34, 32 और ये 40। तो मतलब कि होल नंबर रेशियो में एक का फिक्स, इस नाइट्रोजन का फिक्स हो गया 14, तो ऑक्सीजन जो है कि भी इसके साथ कंबाइंड होगा तो होल नंबर रेशियो में होगा, बट इसका मास फिक्स नहीं होता है, डिफरेंट होता है, बट होल नंबर रेशियो में रहता है, न कि फ्रैक्शनल और डेसिमलों में होगा। तो ऐसे कहीं भी कॉम्बिनेशन होगा व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म मोर देन 2 कंपाउंड, इन दैट कंडीशन द मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स एंड अदर एलिमेंट कंबाइंड बाय मास इन अ डिफरेंट होल नंबर रेशियो। इसका फिक्स रेशियो और इसका रेशियो क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा बट होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। 3 लॉ हो गए। अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गैलियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताएंगे। तब तक 3 लॉ आप लोग स्टडी कीजिए और 2 लॉ के लिए वेट कीजिए। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक्स।